Assalamu alaikum students, I'm your tutor Shamun Bashir and I will teach you ECAT Mathematics of first year. तो स्टूडेंट्स आज के ECAT के लेक्चर्स की इस सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन और स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम कंप्लीट इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 को हमने जब क्लासरूम में स्टूडेंट्स इसको पढ़ा था तो चैप्टर नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमने चार डिफरेंट जो फैक्टर्स थे, चार डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स थे, उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस की थी। तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, कंडीशनल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, और फिर स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में जो हमारे 4 टाइप्स के फैक्टर्स हैं उनकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने किस तरह से की थी उनको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, उसके लिए स्टूडेंट्स हम सिंपली एक फ्रैक्शन को लिखते हैं। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए 1/6। अब 1/6 की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 1/6 को स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3। 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास 6 आता है। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन है क्या कि किसी एक सिंगल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाता है। टू कन्वर्ट अ सिंगल फ्रैक्शन इनटू 2 और मोर इज़ कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, या इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन है, इसको हमने 1/2 इंटू 3 लिखा है। इसको स्टूडेंट्स फर्दर हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमने 1/6 को दो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारे पास जो 1/2 माइनस 1/3 है वो 1/6 के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे 1/2 माइनस 1/3 को स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलसीएम आता है 2 इंटू 3, तो 2 2 से कैंसिल होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस, और 3 3 से कैंसिल होगा, और 2 1 टाइम्स 2। इसको स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1/6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन थी, उसको हमने कन्वर्ट किया है दो फ्रैक्शंस में। तो स्टूडेंट्स किसी एक सिंगल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स आपके फ्रैक्शन पे कि वो दो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होगा, 3 में होगा या उससे ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बात क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली है क्या, कि किसी एक सिंगल फ्रैक्शन को, जो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन की डेफिनेशन है कि किसी एक सिंगल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सिंपल फ्रैक्शन थी। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम रैशनल फ्रैक्शंस की बात करेंगे, रैशनल फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे, और रैशनल फ्रैक्शंस की ही स्टूडेंट्स हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, टू कन्वर्ट a single rational fraction into 2 or more rational fractions तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन का प्रोसेस है कि किसी एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अब इस टॉपिक पे के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंडीशनल इक्वेशन है वो क्या होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि एक कंडीशनल इक्वेशन क्या है,
कंडीशनल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि इसके नाम से ही स्टूडेंट्स हम गेस कर सकते हैं कि कंडीशनल इक्वेशन क्या है, कि ऐसी इक्वेशन जिस पे किसी किस्म की कोई कंडीशन हो। कंडीशनल का जो वर्ड है वो कंडीशन से निकला है, और स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिस पे किसी किस्म की कोई कंडीशन होती है वो कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है। स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन को देखें कि कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन होता है वो हमारे पास क्या होती है, वो इक्वेशन होती है। तो हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन होगा ये हमारे पास साइन ऑफ इक्वालिटी है, जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी होगा वो एक इक्वेशन बनाएगी। फिर हम इक्वेशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें आज जो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं 2x इक्वल्स टू 6। अब 2x इक्वल्स टू 6 की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हम अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/2 और x इक्वल्स टू 3, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स x की वैल्यू है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को देखें और हम चेक करना चाहें कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो किस वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है, तो स्टूडेंट्स यहाँ इसके अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन ऐसी वैल्यू है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम x की जगह 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे 3 पुट करने से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनता है 2 × 3 इक्वल्स टू 6 और 6 इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि 3 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर 3 के अलावा आपको यहाँ पे नंबर पुट करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो अगर हम इसकी x की जगह 1 पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आता है 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ 3 से ही सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम 1 के अलावा या 3 के अलावा स्टूडेंट्स अगर हम कोई और नंबर पुट करते हैं, अगर हम 2 पुट करें या 4 पुट करें या 5 पुट करेंगे तो उन नंबर्स से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो फिर इसका मतलब है कि कंडीशनल इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जो x की कुछ मखसूस वैल्यूज़ के लिए, किसी एक वैल्यू के लिए या कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हो, ऐसी इक्वेशन को हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एन इक्वेशन which is satisfied by few or one value of the variable is called कंडीशनल इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट्स थी हमारी कंडीशनल इक्वेशन। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम आइडेंटिटी इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जो x की सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे कंडीशनल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशनल इक्वेशन थी ये x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही थी। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी इक्वेशन फिर ऐसी इक्वेशन होगी जो x की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी इक्वेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी इक्वेशन हमारे पास है कुछ इस तरह से होगी, एन इक्वेशन which holds good for all values of the variable is called identity
इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड का मतलब यहाँ पे है कि ऐसी इक्वेशन जो x की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती है, ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कोई आइडेंटिटी इक्वेशन या कोई आइडेंटिटी फंक्शन स्टूडेंट्स अगर हम लिखें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ax प्लस bx है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होगा x इंटू a प्लस b। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जो x की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होगी, यानी यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ जो है वो सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमें इसमें MCQ किस तरह से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ऐसी इक्वेशन के बारे में हमें पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि आप x की कुछ वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप x की जगह 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, तो कुछ वैल्यूज़ के लिए आप इसको चेक कर लें। अगर स्टूडेंट्स दोनों तरफ सेम आंसर आएगा एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए, तो वो हमारे पास जो है वो एक आइडेंटिटी इक्वेशन बनेगी। और अगर वो x की सिर्फ एक या दो वैल्यूज़ के लिए ही सिर्फ सेटिस्फाई होगी, तो वो हमारी कंडीशनल इक्वेशन होगी। और ऐसा एक्सप्रेशन चूँकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास है x प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको हमने एक्सपैंड किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है। तो ऐसी इक्वेशन जो है वो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती है, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, और फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन की दो टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, और रैशनल फ्रैक्शन के साथ साथ स्टूडेंट्स हम रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, तो रैशनल फ्रैक्शन को समझने से पहले स्टूडेंट्स अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो रैशनल नंबर स्टूडेंट्स हमने देखे थे कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और स्टूडेंट्स उनमें हमारे पास था कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स हम रैशनल ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं, या इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास ये रैशनल नंबर्स हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अब स्टूडेंट्स हमारे पास है रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन स्टूडेंट एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगहों पे हमें पॉलिनोमियल नज़र आएगा, यानी ऐसी फ्रैक्शन जो px ओवर qx की फॉर्म में होगी और qx जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे पॉलिनोमियल्स होंगे, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल की अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता, तो यहाँ पे हम फिर से एक दफ़ा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को देखते हैं। पॉलिनोमियल को बहुत ही आसान वर्ड्स में हम सीखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो ऐसी इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, वो जो है एक्सप्रेशन या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये एक्सप्रेशन हमने एक लिखा, और एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं 4x पावर माइनस 2 प्लस 3x, एक और फ्रैक्शन लिखते हैं 3x पावर 1/2 प्लस 7x। अब स्टूडेंट्स इन तीन एक्सप्रेशंस में अगर हम देखें, इनमें अगर हम वेरिएबल्स की पावर्स को देखें, तो यहाँ हमारे पास जो है वो वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ 1 है,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स को अगर हम देखें तो ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यहाँ हमारे पास x⁻² है, यहाँ 1 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब इस एक्सप्रेशन की और अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो इंटीजर नहीं है, ये 1/2 है। तो 1/2 इज़ नॉट एन इंटीजर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, ये नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है, और इसकी हमारे पास रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, वो इंटीजर नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है। इसकी हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x² + 3x ओवर x³ + 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम देखें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों जगहों पे ही पॉलिनोमियल हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी पॉलिनोमियल है और इसी तरह से नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो एक रैशनल फ्रैक्शन है। तो रैशनल फ्रैक्शन के बाद स्टूडेंट्स हम इसकी दो इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम रैशनल फ्रैक्शन की जो दो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहली टाइप है वो है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है, ऐसी रैशनल फ्रैक्शन यानी ऐसी फ्रैक्शन जो px ओवर qx की फॉर्म में हो, जिसमें qx जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। qx अगर ज़ीरो होगा तो ये अनडिफाइंड होगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन एक ऐसी रैशनल फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर में जो डिग्री है, डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की डिग्री है वो न्यूमिनेटर में वेरिएबल की डिग्री से ज़्यादा हो। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिग्री है डिनोमिनेटर की और डिग्री से स्टूडेंट्स यहाँ पे मुराद है कि हमारे पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री कहेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी हमारे पास जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है यानी जिसको हमने qx का नाम दिया है, इसकी डिग्री अगर हमारे पास ग्रेटर होगी डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा जो एक्सप्रेशन है, ऐसी जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक फ्रैक्शन लिखते हैं x² + 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x³ + 1। इस फ्रैक्शन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगर हम डिग्री देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 3 है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो 3 है और न्यूमिनेटर में हमारे पास जो डिग्री है वो 2 है, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो स्टूडेंट्स MCQs हमें इस तरह से कोई फ्रैक्शन गिवन हो सकती है, पूछा जा सकता है कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन है, हमारे लिए ये कंडीशन है कि हमारे पास जो डिग्री है डिनोमिनेटर में वेरिएबल की, जो पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो न्यूमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो इम्प्रॉपर
जो इसकी सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है उसमें दो कंडीशंस हैं, यानी अगर हमारे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन है px ओवर qx, तो स्टूडेंट्स qx जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फ्रैक्शन स्टूडेंट्स जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री यानी ऊपर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगहों पर डिग्री स्टूडेंट्स इक्वल हो, तो ऐसी जो रैशनल फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स अगर हमारे पास डिग्री जो है वो हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री स्टूडेंट्स अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हो या इक्वल हो, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसी जो रैशनल फ्रैक्शन है वो क्या कहलाती है, वो एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने क्लास में स्टूडेंट्स जब क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो उसको उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हम उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन के प्रोसीजर से, जिसको हम लास्ट पे देखेंगे, और उसको स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के बाद हम उसकी जो है वो रैशनल फ्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगर हम इम्प्रॉपर की एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम इस रैशनल फ्रैक्शन को देखें x³ + 1 ओवर x² - 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 3 है और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास डिग्री 2 है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, यानी हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में वेरिएबल की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम एक और एग्जांपल देखें x² + 1 ओवर x² + 3, अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में जो है वो हमारे पास डिग्री 2 है, और इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो डिग्री है वो 2 है। तो अगर दोनों जगहों पे पावर सेम होगी तो तब भी हमारा जो एक्सप्रेशन है, तब भी हमारी जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को दोबारा से मैं आपको रिपीट करूं कि व्हेनेवर यू विल बी गिवन एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे रैशनल फ्रैक्शन में, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, फिर हम उस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के फर्दर प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ईकैट से रिलेटेड हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं और इररिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं, और हमें किस किस्म के MCQs इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास रिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम रिड्यूसिबल फैक्टर्स की बात करें तो रिड्यूसिबल्स जो है वो रिड्यूस से निकला है, तो अगर किसी चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हो फैक्टर्स में तो ऐसी जो एक्सप्रेशन है उसको हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिबल है, कि इसके हम फर्दर फैक्टर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x² - 1। अब x² - 1 की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं x - 1 और x + 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये रिड्यूसिबल है क्योंकि हमने इसके दो फैक्टर्स, इसको फर्दर दो फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास x² - 4 है तो इसको स्टूडेंट्स हम x - 2 और x + 2 लिख सकते हैं।
तो रिड्यूसिबल फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम याद रखेंगे कि रिड्यूसिबल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स या ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके हम फर्दर फैक्टर्स बना सकते हैं, जिसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो जो है वो रिड्यूसिबल फैक्टर कहलाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास इररिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं और इससे रिलेटेड हमारे पास किस किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं। इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम फर्दर जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, जिसके फर्दर फैक्टर्स नहीं बन सकते, उसको हम कहते हैं कि ये इररिड्यूसिबल फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर हम इस एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास x² + 1 है, इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमसे पूछी जाएगी, हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, हमारे पास इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आएंगे, जो ई-कैट में हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे कि स्टूडेंट्स अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो ये एक्सप्रेशन तो हमारे पास इररिड्यूसिबल है। तो क्या स्टूडेंट्स ये रियल नंबर्स में इररिड्यूसिबल है? तो अगर क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें आए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये रिड्यूसिबल है या नहीं, तो स्टूडेंट्स अगर इसके साथ कंडीशन साथ में कोई दे दी जाए कि यानी इसको अगर हम कहें कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रिड्यूसिबल है, रियल नंबर्स में ये रिड्यूसिबल नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये रिड्यूसिबल है। चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शंस में जो है वो हम रियल नंबर्स की ही डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। इसलिए स्टूडेंट्स अगर इस एक्सप्रेशन की हम रियल नंबर से रिलेटेड रिड्यूसिबिलिटी देखें तो रियल नंबर्स में इसको हम रिड्यूस फर्दर नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज़ हमारे पास, यही क्वेश्चन हमारे पास फिर कुछ इस तरह से आएगा कि हमारे पास जो x² + 1 है ये किस में रिड्यूसिबल है, रियल नंबर्स में है या कॉम्प्लेक्स में है, किस में है? तो फिर उसके लिए स्टूडेंट्स हमें इस टेक्निक को याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो x² + 1 है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x², और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे -1, माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम आयोटा स्क्वायर की बात करते हैं तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इस -1 की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम कुछ इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं x² - आयोटा स्क्वायर। और इसको फर्दर स्टूडेंट्स हम यूँ रिड्यूस कर सकते हैं x - आयोटा और x + आयोटा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो इसको हमने दो फैक्टर्स में रिड्यूस कर लिया है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स अगर वो रियल नंबर्स में रिड्यूसिबल नहीं है तो हो सकता है वो किसी और सेट में रिड्यूसिबल हो। जैसे अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो ये रियल नंबर्स में रिड्यूसिबल नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रिड्यूसिबल है। तो इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर हम एक और एमसीक्यूज़ देखें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास x² - 2 है, x² - 2 की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर हमें एमसीक्यूज़ आए कि x² - 2 जो है वो रैशनल नंबर्स में रिड्यूसिबल है या इरैशनल नंबर्स में रिड्यूसिबल है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो x² - 2 है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x² - √2 और होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 है उसको हमने स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर लगाया है ताकि अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो वापस हमारे पास यही आएगा। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास x - √2 और x + √2 बनता है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं इसको 0 के इक्वल पुट करके तो एक वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास √2 आएगी और एक वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी
स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसके बारे में अगर हमें पूछा जाए तो ये जो एक्सप्रेशन है ये रिड्यूसेबल है इररेशनल नंबर्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2 जो है वो इररेशनल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 में 4 टाइप्स के फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स किस तरह से हैं और उनकी हम पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन और जो डिफरेंट टाइप्स के हम फैक्टर्स पढ़ें उन फैक्टर्स को हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट केस है, केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमने जो फैक्टर्स पढ़े थे वो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स की पार्शियल फ्रैक्शन हम किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास फ्रैक्शन है px ओवर qx, हमारे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन गिवन है qx जो है वो qx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर में qx है वो कुछ इस फॉर्म में होगा x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू एक्स माइनस a3 अप टू सो ऑन x माइनस an। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर्स हैं यानी a1 a2 a3 ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। स्टूडेंट्स अगर ये सारे के सारे नंबर्स डिफरेंट होंगे, हमारे पास जो x माइनस a1 x माइनस a2 अगर ये नंबर्स जो हैं अगर डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट होने का मतलब है कि ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। और अगर हम इनकी पावर्स को देखें वेरिएबल की, तो वेरिएबल की पावर स्टूडेंट्स हमें 1 नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स लीनियर भी हैं और नॉन रिपीटेड भी हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सिर्फ एक फैक्टर जो है वो एक टाइम ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसे एक्सप्रेशन को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स फिर इस तरह के फैक्टर्स को यानी px ओवर qx इस तरह के फैक्टर्स को हम कुछ इस तरह से रिजॉल्व करते हैं। हम यूँ लिखते हैं a1 ओवर फर्स्ट फैक्टर a1 माइनस x माइनस a1 प्लस a2 ओवर x माइनस a2 प्लस a3 ओवर x माइनस a3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an ओवर x माइनस an। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या किया था कि हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को लिखते हैं। हम कांस्टेंट टर्म्स को a b c b यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an लिखा है। तो जितने फैक्टर्स भी होंगे उतने स्टूडेंट्स हम उतनी जो है वो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है लेफ़्ट साइड पे उसका स्टूडेंट्स उससे हम दोनों तरफ जो है वो बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं या एलसीएम लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर फर्दर स्टूडेंट्स हम हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज़ को पुट करते हैं इक्वेशन में और बारी बारी हम जो है वो ये सारे कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमारे पास अगर एक एक्सप्रेशन है यानी अगर हमारे पास हो 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। तो स्टूडेंट्स हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि उसके बाद स्टूडेंट्स हम a लिखेंगे, a1 a2 भी लिख सकते हैं, a b भी यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे हम पहला फैक्टर लिखेंगे और फिर प्लस b लिखेंगे और उसके डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हम दूसरा फैक्टर लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दो प्रोसीजर हैं, या तो हम यहाँ पे एलसीएम ले या स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड का डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है उस एक्सप्रेशन की हेल्प से फिर हम a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। हम बारी बारी इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं, x की वैल्यूज़ लेते हैं और x की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करके बारी बारी a और b की वैल्यूज़ को निकालते हैं। और a और b की वैल्यूज़ को निकालने के बाद हम अपने इस एक्सप्रेशन में a और b की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, जिससे हमारी जो सिंगल फ्रैक्शन है वो 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस में
कन्वर्ट होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हमारे पास लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स गिवन होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो दूसरा केस है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अगर हमारे पास जो है वो लीनियर एंड रिपीटेड, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर्स लीनियर और रिपीटेड होंगे, यानी हमारे पास अगर कोई रैशनल फ्रैक्शन है, इसको हम जनरल फॉर्म में देखते हैं पी एक्स ओवर क्यू एक्स जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होगा। क्यू एक्स की फॉर्म जो है स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए अप टू सो ऑन इंटू एक्स माइनस ए। यानी अगर हमारे पास स्टूडेंट्स n फैक्टर्स हैं तो ये स्टूडेंट्स हर फैक्टर जो है वो स्टूडेंट्स उसको हमने सेपरेटली लिखा है, x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस वन अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फैक्टर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम वेरिएबल की पावर देखें, अगर हम स्टूडेंट्स वेरिएबल की पावर देखें तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर हमारे पास 1 है। तो लीनियर, तो ये जो हमारे पास केस बना, ये बना लीनियर एंड रिपीटेड। रिपीटेड फैक्टर मतलब एक से ज़्यादा बार ये फैक्टर्स आएंगे। तो ऐसी स्टूडेंट्स हम फ्रैक्शन को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, यानी पी एक्स ओवर क्यू एक्स। तो क्यू एक्स जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में अगर है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे a1 और x माइनस ए प्लस a2 ओवर x माइनस ए पावर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको 1 पावर के साथ लिखेंगे, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर अप टू सो ऑन स्टूडेंट्स, लास्ट पे हम ए एन ओवर एक्स माइनस ए पावर एन। तो जितने स्टूडेंट्स फैक्टर होंगे क्वेश्चन में, हम आखिर तक जो है वो उस पावर तक जाएंगे। इसके स्टूडेंट्स अगर हम एक एग्जांपल देखें, यानी हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशन अगर इस तरह से हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 क्यूब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारा जो है वो सेकंड केस बनता है। यहाँ पे अगर हम अंदर x की पावर देखें तो अंदर हमें पता चलता है ये एक लीनियर फैक्टर है, और चूंकि ये 3 टाइम्स है तो ये इसका मतलब है रिपीट हो रहा है, ये लीनियर और रिपीटेड है। तो इसको रिजॉल्व स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से करेंगे, a ओवर एक्स माइनस 1 पावर 1 के साथ आएगा, फिर b ओवर एक्स माइनस 1 पावर 2, फिर c ओवर x माइनस 1 पावर 3। तो पहले 1 पावर के साथ, फिर 2 पावर के साथ, और फिर मैक्सिमम पावर तक हम जाएंगे तो 3 पावर तक इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, केस नंबर 3 में हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स हमारे पास होंगे क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड, और इनको हम इररिड्यूसिबल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो हमारे पास जो थर्ड केस है उसमें हमारे पास हमारा ये केस होगा क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो है वो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स भी होंगे, यानी ऐसे फैक्टर्स जिनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इस केस में इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हमारे पास होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास पी एक्स ओवर क्यू एक्स कोई फ्रैक्शन होगी, उसमें जो है वो क्यू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम क्यू एक्स की बात करें तो अब हमारे पास जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स हमारे पास स्टूडेंट्स हम एक जनरल एग्जांपल, अगर हम एक आम एग्जांपल से इसको देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर हम x की पावर देखें तो x की पावर 2 है, और अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स इररिड्यूसिबल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1
यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक का पता चलेगा। टोटल पावर इसकी 1 है, यानी सिर्फ ये एक ही फैक्टर है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस किस्म के अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आएगा px ओवर, इसके साथ स्टूडेंट्स अगर हम एक और फैक्टर लिखते हैं, ये हमारे पास जो है वो लीनियर और नॉन रिपीटेड है। तो इस किस्म के स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास x की पावर 2 है, यानी हमारे पास अगर हम यहाँ से कांस्टेंट्स की वैल्यू देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब पावर 2 आएगी तो फिर हम 2 कांस्टेंट्स को लिखते हैं। तो 2 कांस्टेंट्स को किस तरह से लिखते हैं, ax प्लस b। तो ax प्लस b लिखेंगे, नीचे हमारा जो है वो हमारा जो इरिड्यूसिबल फैक्टर है, यानी जो क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड फैक्टर है, उसको हम लिखेंगे प्लस, ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल फर्स्ट टाइप है, तो इसको हम लिखेंगे c ओवर x प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा प्रोसीजर है कि हम किस तरह से क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करते हैं, रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। लास्ट पे स्टूडेंट्स हम इसका जो फोर्थ केस है, केस नंबर 4 है, केस नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है, हमारे पास इसमें भी इरेड्यूसिबल फैक्टर्स ही होंगे, और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि नॉन रिपीटेड की जगह हमारे पास फैक्टर्स रिपीट कर रहे होंगे, यानी क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड फैक्टर्स। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक्सप्रेशन है, हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन है px ओवर qx, और स्टूडेंट्स हमारे पास qx जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो qx है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो qx है वो कुछ इस फॉर्म में होगा, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसके साथ एक और फैक्टर लिखते हैं x माइनस 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस फर्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें, फर्स्ट इसमें से वैल्यू की बात करें, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक है, टोटल इसके हमारे पास जो फैक्टर्स है वो 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्वाड्रेटिक है और रिपीटेड भी है और इरेड्यूसिबल भी है, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन है। तो इस किस्म की स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी उसको हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, px ओवर qx। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास चूंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिकली स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ax प्लस b, और स्टूडेंट्स इसके डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम लिखेंगे 1 पावर के साथ। तो स्टूडेंट्स जो रिपीटेड का केस होता है, रिपीटेड के केस में याद रखिएगा कि पहले हम 1 पावर के साथ उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, फिर उसकी पावर को हम इंक्रीज करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और याद रखिए स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे क्यूब होगा तो फिर हम नेक्स्ट 2 कांस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी सिंपल टर्म है, तो a b c d तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है e आएगा, और उसके नीचे हम x माइनस 1 को लिखेंगे, और बाकी प्रोसीजर हमारा सेम उसी तरह से है। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर के लास्ट पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस तरह से डील करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इम्प्रॉपर केस को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो स्टूडेंट्स उस फ्रैक्शन को हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 ये एक फ्रैक्शन है। इसमें अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास दोनों जगहों पे सेम पावर है। तो सेम पावर का मतलब है कि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, पहले एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन के थ्रू इसको प्रॉपर बनाएंगे। x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे हम x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो x स्क्वायर है वो कैंसिल आउट होगा, और 1 प्लस 1 हमारे पास आएगा 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम अगर देखें तो इस डिवीजन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 प्लस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1।
अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनी है, और प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स फिर हम इसको पिक करते हैं और फिर फर्दर स्टूडेंट्स इसको हम 2/x-1 और x+1 लिखते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको रिजॉल्व करते हैं a/x-1 प्लस b/x+1। तो ये स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन इस चैप्टर में इम्प्रॉपर होती है तो उसको हम पहले लॉन्ग डिवीजन के थ्रू प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टूडेंट्स हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिटी इक्वेशन क्या है या कंडीशनल इक्वेशन, और जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिड्यूसिबिलिटी पे, कि हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन होता है उसके बारे में हमें पूछा जाता है कि ये किस सेट में रिड्यूसिबल है, ये रियल नंबर्स में रिड्यूसिबल है, रैशनल नंबर्स में रिड्यूसिबल है, इरैशनल्स में रिड्यूसिबल है। तो स्टूडेंट्स वो हम अपने एक्सप्रेशन को देखेंगे और एक्सप्रेशन को देख के हम फिर डिसाइड करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 4 के इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर भी हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, अब उनसे रिलेटेड कुछ और हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है, रूट्स ऑफ x² - 5x + 6 = 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कॉम्प्लेक्स, इक्वल या फिर नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि हमारे पास जो इन ऑप्शंस में से वो कौन सा आंसर आता है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है b² - 4ac, ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, b हमारे पास है -5 -5 का स्क्वायर -4a हमारे पास है 1 और c है 6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 25 -5 का स्क्वायर 25, 4 6 टाइम्स 24, और 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब 1 को अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब 1 जो है वो हमारे पास 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर होने का मतलब है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आता है, व्हेनेवर डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0, तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, जो ए में दिया गया ऑप्शन है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 5x - 6 = 0 आर। तो ऑप्शन हमारे पास है ऑफ सेम साइन या ऑफ इक्वल साइन या ऑफ ऑपोजिट साइन या नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट्स अगर तो आपको लेक्चर अच्छे से याद होगा, जो इम्पोर्टेंट बातें आपको डिस्कस की गई आपके साथ अगर वो याद होंगी तो फिर आपको इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस इक्वेशन को आप फ़ौरन से जो है वो इसका आंसर बता सकते हैं। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ ऑपोजिट साइन। अब ऑपोजिट साइन क्यों है स्टूडेंट्स? हमने देखा था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c = 0 अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें अगर a और c जो है अगर वो ऑपोजिट साइन के हैं, अगर a और c ऑपोजिट साइन के होंगे तो फिर उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो भी क्या होंगे? ऑफ ऑपोजिट साइन होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 है और इसी तरह से c जो है वो -6। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये जो है वो ऑपोजिट साइन के हैं, तो इसलिए इनके जो रूट्स हैं वो भी क्या होंगे? ऑपोजिट साइन के होंगे। तो फिर स्टूडेंट्स इन बातों को याद रखना, फिर से आपसे जो डिस्कशन करने लगा हूँ कि ये बातें याद रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो लंबा प्रोसीजर है उससे बचें आप और उसका फ़ौरन से आंसर कर सकें। नंबर 3 पे हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है पैराबोला के ग्राफ से रिलेटेड है। द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स या पैराबोला स्पैन्स अपवर्ड। अपवर्ड कब स्पैन करता है? जब हमारे पास जो इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, उसमें जो है वो a < 0 हो या a < 0 हो या a = 0 हो या b = 0 हो। तो इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स अगर
a ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर जो पैराबोला है वो स्पैन करेगा अपवर्ड, यानी वो ओपन होगा अपवर्ड्स। तो इसका मतलब है कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है a ग्रेटर देन 0। इसके बाद नंबर 4 MCQs, चौथा जो MCQs हमारे पास है, -5x² + 2x + 3 स्पैन्स। इसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्ट और राइट। इसमें तो स्टूडेंट्स हमें जनरल इक्वेशन के साथ पूछा गया है तीसरे में। चौथे में हमें एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और इसमें पूछा गया है कि ये जो है वो स्पैन करेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड या लेफ्ट या राइट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हमारे पास a ग्रेटर देन 0 हो तो वो अपवर्ड स्पैन करता है, और अगर a नेगेटिव हो, अब यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल टू -5 है, तो -5 इज लेस देन 0। तो x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो फिर वो स्पैन करेगा डाउनवर्ड, यानी हमारा जो पहला आंसर है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ये स्पैन करेगा डाउनवर्ड। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs नंबर 5 है, पांचवा MCQs है, द पैराबोला टचेस द x एक्सिस इफ, ये D जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के लिए है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, या नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, इसको हमने डिस्कस भी किया है लेक्चर में, कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो फिर जो पैराबोला है वो x एक्सिस को टच करेगा, वो कुछ इस तरह से होगा, यानी हमारे पास ये x एक्सिस और y एक्सिस हमने ड्रॉ किया। अगर पैराबोला इस तरह से है तो वो x एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। तो उसकी कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम MCQs नंबर 6 करेंगे। MCQs नंबर 6 हमारे पास है, इफ़ ax² + bx + c = 0 एंड a इज़ लेस देन 0, a नेगेटिव है, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 देन। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास हमें पता है कि अगर a नेगेटिव हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर जो x² का कोफिशिएंट है वो अगर नेगेटिव हो और उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो पॉजिटिव आए, देन f of x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 या f of x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f of x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या f of x इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये स्टूडेंट्स जो हमने प्रॉपर्टीज़ या जो ट्रिक्स पढ़े थे उसमें हमने इस चीज़ को देखा था कि अगर a नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, तो स्टूडेंट्स हमेशा जो है वो फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, f of x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास है करेक्ट आंसर है। नंबर 7 पे जो हमारे पास MCQs है, इससे रिलेटेड भी हम जो बात है वो डिस्कस कर चुके हैं। MCQs है, द इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट वन रूट बिटवीन P एंड Q इफ़, तो जो इक्वेशन है उसका कम से कम एक रूट P और Q के दरमियान होगा इफ़ f of P इज़ नॉट इक्वल टू f of Q, f of P इज़ इक्वल टू f of Q, f of P इज़ ग्रेटर देन f of Q, f of Q इज़ ग्रेटर देन f of P। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स के अगर f of P और f of Q आपस में इक्वल होंगे तो तब स्टूडेंट्स P और Q के दरमियान कम से कम जो है वो एक रूट होगा। द इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट वन रूट बिटवीन P एंड Q इफ़ f of P इज़ इक्वल टू f of Q, यानी ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 8, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, इंपॉर्टेंट बात है। 4x² + 5x + 6 = 0। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। लेटेस्ट रेक्टम को हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास फोकस है तो फोकस में से गुजरने वाली जो कोड है इसको हम फोकल कोड भी कहते हैं, इसको हम लेटेस्ट रेक्टम भी कहते हैं। तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम शॉर्टकट या फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, 1/mod a। तो a देखेंगे हम कि a की वैल्यू क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, a इज इक्वल टू 4। अब लेंथ देखेंगे तो लेंथ हमारे पास बनेगी 1/mod of 4 विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो लंबे चौड़े फार्मूला की तरफ जाने के बजाय जो है वो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये टेक्निक पता है, ये फार्मूला अगर याद होगा तो हम फ़ौरन से बता सकते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने
पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस किया, हमने कंडीशनल इक्वेशन, आइडेंटिटी इक्वेशन को डिस्कस किया, इसके साथ साथ हमने पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी टाइप्स को डिस्कस किया और हमने 4 इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस किया जिन केसेस में हम पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन करते हैं। और स्टूडेंट्स हमने रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल फैक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 5 की अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर करेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।